दैनिक उपकरणों के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है, जैसे मोबाइल फोन, माइक्रोवेव अवन और वाईफाई राउटर आदि। क्या आप जानते हैं ये उपकरण विकिरणों की मदद से कार्य करते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहते हैं। आइए इसके बारे में अधिक जानें। सर्दियों की धुंधली सुबह में कभी कभी बहुत कम दिखाई देता है, जिस कारण पास की वस्तुओं को भी नहीं देखा जा सकता है। दृश्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म का उपयोग करके ली गई एक तस्वीर वस्तु की सबसे धुंधली छवि दिखाएगी। लेकिन अगर हम किसी विशेष फिल्म का उपयोग करते हैं तो हम तस्वीर में उसी वस्तु की छवि को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसा क्यों है और यह विशेष फिल्म क्या है? यह एक विशेष फिल्म है जो अवरक्त विकिरण के प्रति संवेदनशील है। दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में ज्ञात तरंगों की एक वृहत बैंड का एक छोटा सा भाग बनाते हैं। सूर्य एक स्रोत है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सभी बैंड का उत्सर्जन करता है। आइए अब हम स्पेक्ट्रम की प्रत्येक परास का अध्ययन करें, जिसमें भिन्न तरंगदैर्ध्य, भिन्न नाम और भिन्न उपयोग हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 10⁻⁻16 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर से अधिक की तरंगदैर्ध्य श्रेणी को कवर करता है। यह कम तरंगदैर्ध्य की ओर गामा किरणों से बड़े तरंगदैर्ध्य की ओर रेडियो बैंड से संबंधित है। आइए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न पट्टियों पर एक एक करके चर्चा करें। रेडियो स्पेक्ट्रम एक प्रसारण बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम का एक खंड है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है। ये तरंगे फुटबॉल जितनी छोटी हो सकती हैं और फुटबॉल के मैदान से लंबी भी हो सकती हैं। रेडियो तरंगे आपके रेडियो पर संगीत बजाती हैं। वे आपके टेलीविजन और सेल्युलर फोन के लिए भी संकेतों को लाती हैं। सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनकी तरंगदैर्ध्य 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग बेतार संचार के लिए करते हैं। लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल सूक्ष्म तरंग रिले लिंक के नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग माइक्रोवेव अवन में खाद्य पदार्थों को जल्दी, कुशलता से और समान रूप से गर्म करने के लिए भी किया जाता है। अवरक्त किरणें। अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक लंबी होती है। अवरक्त क्षेत्र दृश्य लाल प्रकाश के छोटे से किनारे से 0.76 माइक्रोमीटर पर शुरू होता है और 1000 माइक्रोमीटर तक फैलता है। इस तरंगदैर्ध्य क्षेत्र में सभी वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित तापीय विकिरण शामिल है। ये किरणें हमारी त्वचा द्वारा अवशोषित की जाती हैं और इस प्रकार हमें गर्म रखती हैं। कोई भी अवरक्त किरणें नहीं देख सकता, लेकिन उन्हें गर्माहट के रूप में महसूस कर सकता है। दूर अवरक्त विकिरण का उपयोग वस्तुओं के विभिन्न भागों के तापमान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। टेलीविजन, एयर कंडीशनर आदि के रिमोट कंट्रोल में भी इनका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच की तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण को मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। इस क्षेत्र को दृश्य प्रकाश के रूप में जाना जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी जैसे विभिन्न रंगों से बना होता है, जिसे सामान्यतः विबग्योर के नाम से जाना जाता है। पहले चर्चा किए गए उदाहरण में दृश्य विकिरण की तीव्रता कोहरे के माध्यम से गुजरने से कम हो जाती है। इसके विपरीत अवरक्त तरंगे बिना अधिक क्षीणन के कोहरे के माध्यम से यात्रा करती हैं। इस प्रकार हम अवरक्त कैमरे का उपयोग करके दूर की वस्तु की स्पष्ट छवि प्राप्त कर सकते हैं। हम पराबैंगनी, एक्स किरणें और गामा किरण स्पेक्ट्रम के बारे में बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सारांश। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 10⁻⁻16 मीटर से 1 किलोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य परास को कवर करता है। रेडियो तरंगे आपके रेडियो पर संगीत लाती हैं और आपके टेलीविजन और सेल्युलर फोन के लिए संकेत लाती हैं। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग बेतार संचार के लिए और माइक्रोवेव अवन में खाद्य पदार्थों को जल्दी, कुशलता से और समान रूप से गर्म करने के लिए किया जाता है। अवरक्त किरणें हमारी त्वचा द्वारा अवशोषित की जाती हैं और इस प्रकार हमें गर्म रखती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रिमोट कंट्रोल में भी व्यापक रूप से इनका उपयोग किया जाता है। 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच की तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। हमने अभी कई प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों पर चर्चा की है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए।
आप जानते हैं कि उच्च ऊर्जा वाली विकिरण का संपर्क जानलेवा कैंसर का कारण बन सकता है? आइए इन उच्च ऊर्जा वाली विकिरणों के बारे में जानें। हमने पहले ही रेडियो तरंगों, सूक्ष्म तरंगों, अवरक्त तरंगों और दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग के रूप में पढ़ा हुआ है। अब हम पराबैंगनी किरणों, एक्स किरणों और गामा किरणों के बारे में सीखेंगे। पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम 380 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक का क्षेत्र है। ये क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यूवीए रीजन 380 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर तक, यूवीबी 320 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक और यूवीसी 280 नैनोमीटर से नीचे का क्षेत्र। ओजोन परत यूवीसी किरणों को पूरी तरह अवशोषित कर लेती है। यूवीए और यूवीबी किरणें अधिकांशतः पृथ्वी के निम्नतर वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, 10 से 30 किलोमीटर। लेकिन इस हानिकारक विकिरण का एक छोटा भाग पृथ्वी तक पहुंच जाता है। यदि ये ओजोन परत क्षयित हो जाती है तो यूवीए और यूवीबी किरणों का अधिकांशतः भाग पृथ्वी तक पहुंच जाएगा और त्वचा कैंसर उत्पन्न करेगा। यदि हम अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहें तो यूवीए और यूवीबी किरणें हमारी आंखों और त्वचा को जला सकती हैं। सौर पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर को विटामिन डी बनाने में सहायता करती हैं, जिससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। पराबैंगनी लैंप से प्राप्त पराबैंगनी किरणों का व्यावसायिक उपयोग जल को कीटाणु रहित और पीने योग्य बनाने में होता है। एक्स किरणें। एक्स किरण स्पेक्ट्रम 10 नैनोमीटर सेकंड से 0.01 नैनोमीटर सेकंड तक प्रसारित होता है। एक्स किरणों का उपयोग शरीर की टूटी हड्डियों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये संभव है क्योंकि एक्स किरणें ठोस वस्तुओं में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। सुरक्षा कारणों से कई स्थानों पर बैगों की एक्स किरणों का उपयोग करके जांच की जाती है, जिनमें विस्फोटक, बंदूकें या किसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री होती हो। गामा किरणें। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य 0.01 नैनोमीटर सेकंड से भी कम होती हैं। ये तरंगे अस्थायी रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्पन्न होती हैं। गामा किरणों का उपयोग हड्डियों की स्कैनिंग द्वारा कैंसर का पता लगाने में होता है। इन किरणों का उपयोग मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए भी किया जाता है। इसे रेडियोथेरेपी कहा जाता है। कोबाल्ट 60 द्वारा उत्पन्न गामा किरणों को शरीर के कैंसर युक्त ऊतकों पर केंद्रित किया जाता है। इस तरह शरीर में घातक कोशिकाओं को मारा जाता है। सारांश। आज हमने सीखा कि लंबे समय तक सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहने पर पराबैंगनी किरणें आँखों और त्वचा को जला सकती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर को विटामिन डी के निर्माण में सहायता करती हैं, जिससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। एक्स किरणें ठोस वस्तुओं में प्रवेश कर सकती हैं और इन वस्तुओं का आंतरिक प्रतिबिंब ले सकती हैं, जैसे शरीर की टूटी हड्डियां। गामा किरणों का उपयोग बोन स्कैनिंग तकनीक द्वारा कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब तक के सभी विकिरण अध्ययन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि विकिरण तरंगों में कुछ अन्य गुण भी हैं? और अधिक जानने के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। क्या आप जानते हैं वेंटा ब्लैक क्या है? यह दुनिया का सबसे काला मानव निर्मित वस्तु होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। ये अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश को 99.96% अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इसलिए वेंटा ब्लैक को निकट उत्तम कृष्णिका कहते हैं। कृष्णिकाएं क्या हैं? आइए देखें। हम हर दिन एक रक्त तप्त इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर खाना पकाते हैं। यह रक्त तप्त चूल्हा 600 केल्विन के तापमान पर एक कृष्णिका है। हमारा सूर्य भी 5778 केल्विन पर एक कृष्णिका है। एक सक्रिय ज्वालामुखी से निकलता पिघला हुआ लावा भी एक कृष्णिका माना जाता है। इसका तापमान 1000 से 1500 केल्विन तक हो सकता है। लेकिन कृष्णिका क्या है? एक कृष्णिका एक आदर्श भौतिक पिंड होता है जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य की सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित कर सकता है, जो उस पर विभिन्न कोणों से आपतित होती है। एक कृष्णिका को विकिरण का अच्छा अवशोषक और उत्सर्जक माना जाता है। एक कृष्णिका को एप्सिलॉन = 1 का एक संदर्भ विकिरण स्रोत माना जाता है।
अन्य सभी पिंडों गैर कृष्णिकाओं को, जिनको कि किसी भी दिए गए तापमान पर संदर्भ स्रोत के विरुद्ध तुलना और अंशांकित किया जा सकता है। यह कृष्णिका कुछ नियमों का पालन करती है जो कृष्णिका विकिरण के गुणधर्मों को उजागर करता है। मान लीजिए कि तापमान T पर प्रति इकाई सतह क्षेत्रफल पर प्रति इकाई समय में किसी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा E है। लेकिन क्या होगा यदि तापमान T परिवर्तित हो जाए? क्या विकिरित ऊर्जा E भी तापमान के साथ परिवर्तित होती है? इस प्रश्न का उत्तर जोसेफ स्टीफन ने 1879 में और बाद में लुडविग बोल्ट्जमैन ने 1884 में दिया था। उन्होंने एक नियम बनाया, अब इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय पर एक आदर्श कृष्णिका द्वारा सभी वर्णक्रमीय तरंग दैर्ध्य पर विकिरित ऊर्जा की कुल मात्रा अर्थात E उसके परम तापमान T की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। अर्थात E is proportional to T raised to the power 4 या E is equal to sigma times T raised to the power 4। यहाँ सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। यदि E इन वॉट्स मीटर रेज टू द पावर -2 अर्थात जूल्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर में है और T के केल्विन में है, तो सिग्मा की इकाई वॉट्स मीटर माइनस रेज टू द पावर 2 केल्विन रेज टू द पावर -4 है। इसका मान सिग्मा इज इक्वल टू 5.7 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -8 वॉट्स मीटर रेज टू द पावर -2 केल्विन रेज टू द पावर -4 है। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम को ग्राफ पर E को y अक्ष और T को x अक्ष के अनुदिश दिखाया जाता है। यदि हम एक कृष्णिका का तापमान 4000 केल्विन से 8000 केल्विन तक दुगना करते हैं तो E 16 गुना बढ़ जाता है, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। नियम का यह कथन केवल एक कृष्णिका के लिए ही सत्य है। क्या होगा यदि हमारे पास तापमान T पर एक गैर कृष्णिका हो? इस प्रकार की स्थितियों में स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टाइम्स T रेज टू द पावर 4 में संशोधित हो जाएगा, जहां एप्सिलॉन गैर कृष्णिकाओं की उत्सर्जकता है। कुछ गैर कृष्णिकाओं की उत्सर्जकता यहाँ दी गई है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में चाहे कृष्णिका हो या ग्रे वस्तु अलग अलग तापमान पर ऊर्जा उत्सर्जित करती है। इस ऊर्जा का निगमन मुख्यतः स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से किया जाता है। सारांश: कृष्णिका एक आदर्श पिंड है जो विभिन्न कोणों पर उस पर पड़ने वाले विभिन्न तरंग दैर्ध्य के सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित कर सकता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में सभी वर्णक्रमीय तरंग दैर्ध्य पर विकिरित एक आदर्श कृष्णिका की कुल ऊर्जा E का योग इसके निरपेक्ष तापमान T के चौथे घात के समानुपाती होता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम को E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टाइम्स T रेज टू द पावर 4 में तब संशोधित किया जाता है जब एक गैर कृष्णिका T तापमान पर होती है। यहाँ एप्सिलॉन उस गैर कृष्णिका की उत्सर्जकता है। प्रकाश की कण प्रकृति को कृष्णिका विकिरण द्वारा समझाया जा सकता है। क्या आप किसी अन्य घटना के बारे में जानते हैं जिसे प्रकाश के कण प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है? अधिक जानने के लिए बने रहें।